हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज दी प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सारा सेट मैंने अपलोड कर दिया, आप चाहे तो उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं प्रीवियस ईयर इसलिए प्रैक्टिस करने को कह रहा हूं क्योंकि ये रेलवे का इतिहास रहा है कि अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, जो कि आपको स्कोर को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोग के सामने पहला सवाल। और हाँ, जो भी अभ्यर्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक सेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। सवाल क्या है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? तो यकृत पित्त रस का उत्पादन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पित्त रस का किस प्रकृति का होता है? पित्त रस क्षारीय होता है। आपको ध्यान में रखना है, पित्त रस किस प्रकृति का होता है? क्षारीय होता है। यकृत की बात करें तो यकृत में ही यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपको इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है। और बाइनरी नंबर कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं। बाइनरी नंबर 0 और 1 है। 0 का मतलब क्या होता है? 0 क्या होता है? ऑफ। 0 का मीन्स क्या होता है? ऑफ। और 1 का मीन्स होता है वन। आपको ध्यान में रखना है ये कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? बाइनरी रूप में होता है। और बाइनरी नंबर कौन कौन से हैं? 0 और 1 है। 0 की मीन्स होता है ऑफ और 1 मीन्स होता है ऑन। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फूल में गर्भ केसर है। तो फूल में गर्भ केसर क्या है? एक मादा प्रजनन अंग है। आपको ध्यान में रखना है, फूल में गर्भ क्या है? एक मादा प्रजनन अंग है। आपको बताना है कि ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट और हाइड्रा किस विधि द्वारा जनन करते हैं? तो आपको ध्यान में रखना, मुकुलन विधि द्वारा जनन करते हैं। मुकुलन विधि द्वारा इसका जनन होता है। आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो जेम्स गोसलिंग द्वारा जावा का आविष्कार किया गया है। और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कब विकसित किया गया था? आपको याद रखना है, 1995 में माइक्रोसॉफ्ट के जावा प्लेटफॉर्म से इसको रिलीज किया गया था। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर कंप्यूटर में एक फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, जैसे रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको ध्यान में रखना है। रैम मीन्स होता है रीड एक्सेस मेमोरी। रीड एक्सेस मेमोरी आपको ध्यान में रखना है। और अगर यदि पूछे रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कंप्यूटर से फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। लेन का क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। ये वो कुछ बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या है, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण हेपेटाइटिस ए होता है। और हेपेटाइटिस ए किसको प्रभावित करता है? तो आपको बताना है, हेपेटाइटिस ए यकृत को प्रभावित करता है। यकृत को प्रभावित करता है। यकृत को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है, लीवर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर। तारापुर में भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। और तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आपको ध्यान में रखना है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और अगर पूछ ले इसमें कैगा कहाँ है? तो कैगा कर्नाटक में है। कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ है? कर्नाटक में है। और कलपक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। आपको बताना है कमेंट करके कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र कहाँ है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? आप कमेंट करके फटाफट बताइए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या है, धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? किसी भी धातु को जब पतली तार के रूप में ढालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे तन्यता कहते हैं। आपको इसको ध्यान में रखना है, तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। इनसेट 1B कब शुरू किया गया था? इनसेट 1B 1983 को शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इनसेट 1B क्या है? तो एक संचार उपग्रह है। इनसेट 1B एक संचार उपग्रह है।
और इसको कब प्रक्षेपित किया गया था, आपको ध्यान में रखना है 1975 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। आपको बताना है कि मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया था, मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया था। तो मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया था, आपको याद रखना है 5 नवंबर 2013 को इसको प्रक्षेपित किया गया था। और कौन से यान से प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था, तो PSLV C-35 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। आपको ध्यान में रखना है। आपको कमेंट करके बताना है कि चंद्रयान 2 किस लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया था और कब प्रक्षेपित किया गया था, आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों को संबंधित है। तो भौतिक का कौन सी वह शाखा है जो स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है, तो वो है हाइड्रोस्टैटिक्स की शाखा जो है सो भौतिक की तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। ह्यूमन बॉडी का जो पीएच रेंज होता है वो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.35 से 7.45 तक ये होता है। अगर पूछ ले मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो आपको ध्यान में रखना है इसका पीएच मान होता है 5.5 से 7.5 ये होता है। अब मानव के लार का अगर पूछे, मानव के लार का पीएच मान कितना होता है, लार का पीएच मान कितना होता है, तो आपको ध्यान में रखना है 6.5 से 7.5 के बीच में होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, खून का जो होता है पीएच मान कितना होता है, 7.3 से 7.5 के बीच में होता है। आपको ये बात याद रखना है कि ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और किस राज्य में है, तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, आपको ध्यान में रखना है। और मैं बता दूं ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, आपको ध्यान में रखना है। और इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, मध्य प्रदेश का इसको जीवन रेखा कहा जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये सारे संभावित प्रश्न हैं, तो ये यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। URL का पूर्ण रूप क्या है, तो URL में पूर्ण रूप क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। URL का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। होता है UPC का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल आपको ध्यान में रखना है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड ये वो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। एक होता है USB का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। आपको ये को भी ध्यान में रखना है। आप जो केबल के रूप में यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, USB बोलते हैं, और USB का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, तो भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। और ये संशोधन किससे संबंधित था, भूमि सुधार से ये संशोधन संबंधित था। और इसमें क्या हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आपको इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, कब 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कितने विषय का उल्लेख है, तो 284 विषय का उल्लेख है। आपको इसको भी ध्यान में रखना है। 9वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 284 विषय हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नवलेखर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नवलेखर उत्सव किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। और ये जगन्नाथ मंदिर से संबंधित है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। उड़ीसा में जो पूरी जगन्नाथ मंदिर है उससे ये संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो आपको ध्यान में रखना है गोदावरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। गोदावरी नदी को ही दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, दक्षिण गंगा या बृहद गंगा भी कहा जाता है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, नासिक से, नासिक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, आपको ध्यान में रखना है। दूसरी सबसे लंबी नदी है। और अगर इसी में पूछ ले प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर भारत की बोले तो भारत की
दूसरी सबसे लंबी नदी है, और प्रायद्वीपीय भारत की बोले तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या क्या देखनी है, गोदावरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होती है, नासिक से, और इसको दक्षिण गंगा या बृहद गंगा भी कहते हैं, और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की पहली सबसे लंबी नदी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थित है। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है। और चंबल नदी पर एक और बांध है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध आपको ध्यान में रखना है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। और ये किस राज्य में है? आपको ध्यान में रखना है, ये राजस्थान में है, राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला सवाल, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अशोक कौन है? ये चंद्रगुप्त के पिता हैं। चंद्रगुप्त के पिता अशोक थे, और चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार था। पुत्र कौन था? बिंदुसार था। और चाणक्य का असली नाम, वास्तविक नाम क्या था? आपको कमेंट करके बताना है कि चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त, ये आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या था? तो दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था, उसका कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो 18 मई, आपको ध्यान में रखना है, 18 मई 1998 को, 1998 को। इसलिए 18 मई को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। स्माइलिंग बुद्धा का ये फर्स्ट परमाणु परीक्षण कोड का नाम था। पहला न्यूक्लियर जो टेस्ट हुआ था उसका ये कोड था। और ये कब हुआ था? पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो आपको ध्यान में रखना 1974, 1974 में ये पहला हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अकबर कब सम्राट बना था? तो अकबर कब सम्राट बना था? 1956 में अकबर सम्राट बना था। अकबर का जन्म कब हुआ था? अकबर का जन्म 1942 में हुआ था, 1942 में। और मात्र एक 14 वर्ष के उम्र में सम्राट बना था। 14 वर्ष के उम्र में ही सम्राट बन गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या है? राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे? तो राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ के शासक थे? तो ये त्रावणकोर के शासक थे। आपको इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब दबाया था? तो 1857 के विद्रोह को आखिरकार अंग्रेजों ने 1859 में इसको दबा दिया था। और ये विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो मेरठ, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ था। और इसको शुरू करने वाले कौन थे? मंगल पांडे। तो आपको ध्यान में रखना है कि मंगल पांडे ने इसका सबसे पहले विद्रोह किया था। और ये विद्रोह करने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि इसमें जो कारतूस थे, बंदूक जो थे, वो चर्बी युक्त बंदूक थे। इसी कारण इसका सबसे पहले विद्रोह मंगल पांडे ने किया था। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ? आरटीआई का पूर्ण रूप है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो ये अधिनियम कब आया था? तो आपको ध्यान में रखना है, ये कब आया था? अक्टूबर 2005 में। इस बार रेलवे अधिकतर फंसाया डेट में, 2005 तीन ऑप्शन में है। तो लेकिन अगर आपको मंथ नहीं पता होगा तो आप इसको मारना बहुत ही मुश्किल साबित होगा। इसलिए आपको डेट भी याद रखना है कि कब इसको नियम को प्रभावी हुआ था। तो ये अक्टूबर 2005 में प्रभावित हुआ था। और इसका पूर्ण रूप क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने का पत्थर का प्रयोग किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। मात्र 14 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार इसको दिया गया था। और शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस क्षेत्र में दिया गया था? तो बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए दिया गया था। आपको इसको ध्यान में रखना है। और ये कब दिया गया था? 2014 में। और इसके साथ एक और व्यक्ति को दिया गया था, कैलाश सत्यार्थी को, उसको भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था? तो कलकत्ता में 1906 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। और भारत के बाहर पहली बार कब राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था और कहाँ फहराया गया था? 1907 में पहली बार फहराया गया था भारत के बाहर, जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में फहराया गया था। और फहराने वाले व्यक्ति का नाम था मैडम भिकाजी कामा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या है?
हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था, कानपुर में। आपको ध्यान में रखना, कहाँ किया गया था? कानपुर में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर दिया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये किस मॉडल पर आधारित था? हेरन डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर था? हेरन डोमर मॉडल पर। हेरन डोमर मॉडल पर आधारित था, आपको याद रखना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 29 क्या है? प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? तो हिंदी उपन्यास है और तमस किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो सिक्योरिटी काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको बोलते हैं सुरक्षा परिषद, इसमें कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? तो इसमें 5 होते हैं अस्थायी सदस्य देश और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं, जिसमें से भारत भी शामिल है। आपको ध्यान में रखना है। और 5 अस्थायी सदस्य देश के पास वीटो पावर होता है। आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।